लोग और मित्र ये चाहते थे कि उनके मृत्यु के तत्काल बाद ये किताब आ जाए। आपके लिए इरफान क्या है और ये किताब आपने इरफान के लिए क्यों लिखी? इरफान मेरी ज़िंदगी में ख़ास महत्व रखते हैं कि फिल्म पत्रकारिता में मैं जिस वजह से हूँ, सक्रिय पत्रकारिता में, उसमें एक बड़ी वजह इरफान खुद हैं। खास बात रही कि इरफान चाहते थे कि जब मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूँ या अपनी खिड़की से बाहर देखूँ तो मुझे दूसरी इमारत में दिखे। एक प्रदर्शनी थी आपकी बेटी की और उसमें इरफान का अचानक से पहुंच जाना। ऐसे बहुत सारे अभिनेता मिल जाएंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कि 2 साल खूब चले, 5 फिल्में खूब हिट हुई, पर गायब हो गए। मतलब हिंदी मीडियम ने 100 करोड़ का कारोबार किया था। ये छोटी बात नहीं है। आपके बाबा तो इतने टैलेंटेड रहे, क्या आप ऐसे? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही बाबिल ने कि बाबा अपना सारा टैलेंट लेके चले गए। आपने कभी उनके साथ रहते हुए कुछ ऐसे लोगों को भी देखा या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे जहाँ पे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया हो? विरासत में प्रतिभा नहीं मिलती है, विरासत में सुविधाएं मिल सकती हैं, प्रतिभा नहीं मिलती है। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। एक और शख्सियत के साथ हम हाजिर हैं, एक और बातचीत करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे साहित्य के बारे में, सिनेमा के बारे में और किस तरीके से फिल्में लिखी जाती हैं, किस तरीके से फिल्मों की बनने के पीछे की क्या कहानी होती है, अभिनेताओं की क्या कहानी है, इन सब पे चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अजय ब्रह्मताज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर कविशाला में आपका। सर ऑनलाइन हमने बहुत बातचीतें करी, बहुत बातचीत हुई और आपके साथ ऑफलाइन हम पहली बार बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें और दर्शकों तक एक जो ऑफलाइन मिल के बात पहुंचा रहे हैं वो आशा है कि दर्शकों को पसंद आएगी और दर्शकों को कुछ ना कुछ मिलेगा उससे। बिल्कुल सर शुरुआत करते हैं आपकी जो हाल फिलहाल में किताब आई है इरफान। खैर काफ़ी वक्त हो गया और बातचीत भी किताब में काफ़ी हो रही है। इरफान खान ने बहुत सारी फिल्में की। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने किताबें भी बहुत सारी लिखी हैं, आपने इस किताब को क्यों पिक करा? हम यहीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं कि जो इरफान का आपके लिए इरफान क्या है और ये किताब आपने इरफान के लिए क्यों लिखी? इरफान मेरी ज़िंदगी में ख़ास महत्व रखते हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर कि फिल्म पत्रकारिता में मैं जिस वजह से हूँ, सक्रिय पत्रकारिता में, उसमें एक बड़ी वजह इरफान खुद हैं। इसलिए कि जब मैं शुरुआत कर रहा था, फ्रीलांसिंग कर रहा था और अखबारों में लिखता था, तब एक दौर ऐसा आया जब मेरे लेख नहीं छप रहे थे, जो राजनीतिक और दूसरे पब्लिक इंटरेस्ट वाले लेख थे। कुछ खास कारण थे जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। तब इरफान और मेरे बहनोई हैं ईशान त्रिवेदी, उन दोनों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप फिल्म जर्नलिज्म कीजिए। फिल्म जर्नलिज्म में पॉलिटिक्स उस ढंग से नहीं गौर की जाती है और न पकड़ में आती है और यहाँ से मेरी शुरुआत होती है। तो इरफान वहाँ मेरे कह लें कि गाइड करने वाले या रास्ता दिखाने वाले एक व्यक्तित्व के तौर पर सामने आए और बाद में मेरा उनसे लगातार मिलना जुलना चलता रहा, उनसे बातें होती रही। रिकॉर्ड तो हम लोगों ने बहुत कम बातें की हैं, लेकिन ऐसे बातें बहुत ज़्यादा करते रहते थे हम लोग। ये अच्छा हुआ कि जो भी बातें मैंने की, रिकॉर्डिंग जो हमारे पास थी वो सुरक्षित रही और वो लिखे हुए फॉर्म में भी थी और कैसेट्स भी थे हमारे पास। तो बाद में जब योजना बनी कि हाँ ये किताब करनी चाहिए, तो मैंने इंटरव्यूज़ देखने शुरू किए उनके। तो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मुझे मिल गए और फिर वही मैंने सोचा कि एक किताब आ सकती है। हाँ, लेकिन एक देरी हमने की और जानबूझ के की मैंने कि लोग और मित्र ये चाहते थे कि उनके मृत्यु के तत्काल बाद ये किताब आ जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मुझे उसमें कहीं एक बहुत स्वार्थ या बहुत तात्कालिक लाभ जैसी बात दिख रही थी और मैं ऐसी चीज़ों से दूर रहता हूँ थोड़ा। तो मैंने वक्त लिया और पूरे एक गैप के बाद मैंने ये किताब प्रकाशित की। जी। तो कुछ ऐसी बातें हो सकता है आप, चूँकि किताब कुछ पन्नों की होती है, इरफान के साथ कुछ ऐसे लम्हे, कुछ ऐसी बातें जो आप इस किताब में ना लिख पाए हों या फिर जिन प्लेटफॉर्म्स में आपने बातें की हैं इरफान के बारे में या फिर आपकी और इरफान की जिस तरीके से दोस्ती थी उस दोस्ती के बारे में,
कुछ ऐसी बातें अगर बता पाएँ आप जो किताब में नहीं है या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों तक नहीं पहुँची हैं। अब याद करें तो वैसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं वो, जिनका जीवन में ऐसा कोई ख़ास महत्व तब नहीं दिखता है जब वो हो रहा होता है। हमें लगता है कि बहुत सामान्य सी बात है। जैसे मेरे बारे में सोचना ही उनका पत्रकारिता में ले आना, ये अपने आप में, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा हुआ था उनके साथ और मेरे साथ। उसके अलावा मेरी सेहत को लेकर के वो थोड़े परेशान, कभी चिंतित रहते थे और कभी कभी सलाह भी देते थे। मेरे परिवार के प्रति उनकी जो एक चिंता या कंसर्न जाहिर होता था, बेटियों को लेकर के, मेरी पत्नी को लेकर के, क्या कर रही हैं, कैसा चल रहा है उनका। और ये मुझे लगता है कि उनके स्वभाव में था, सिर्फ मेरे लिए हो ऐसा नहीं था। क्योंकि अब जब मैं उनके नहीं रहने पर उन दूसरे लोगों से बातें होती हैं तो पता चलता है कि सभी की ज़िंदगी में उनका प्रवेश था इस तरीके से। और ये उनकी आदत थी कि लोगों के बारे में पता करना, लोगों की मदद करना, लोगों के बारे में अपनी फ़िक्र जाहिर करना, तो ये सब उनमें रहा है। और मुझे लगता है जो एक ये पर्यावरण को लेकर के बहुत परेशान रहते थे, जो हमारी बातचीत में भी उतना नहीं आ पाया। मुझे याद है कि जहाँ बीच के दिनों में ये मलाड के इलाके में एक रहते थे, युग धर्म नाम की बिल्डिंग में, और युग धर्म बिल्डिंग के सामने अभी अगर आप जाएं तो 2-3 मॉल खुल चुके हैं वहाँ पे, और तब नहीं थे मॉल, तब वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड था जहाँ पे कचरा डाला जाता था। तो उसके आसपास मैनग्रोव्स बहुत ज़्यादा थे, जो शहरों, जो बम्बई के खाड़ी इलाकों में होते हैं। और इरफान का एक दिन फ़ोन आया, डेस्परेट फ़ोन आया कि मेरे बाजू में जो गड्ढा है जहाँ मैनग्रोव है वो भरा जा रहा है, उसमें मिट्टी डाली जा रही है। तो क्या आप किसी ऐसे पत्रकार को जानते हैं जो पॉलिटिक्स और ऐसे रियल इश्यूज़ पर, मुद्दे पर लिखता हो? मैं चाहता हूँ कि ये काम रुकना चाहिए। जाहिर सी बात है, मेरे जो जान पहचान का लोग सर्कल था उसमें मैंने फ़ोन घुमाया, किसी एक ने कहा कि हाँ बिल्कुल। और चूँकि इरफान आपत्ति कर रहे हैं, और इरफान तब तक पहचान में आ चुके थे, लोग जानते थे उनको, तो उनकी बात से ज़्यादा असर भी होगा। और ये हुआ तत्काल तो वो मैनग्रोव बच गया, वहाँ मिट्टी नहीं भरा गया। लेकिन बाद में जैसा कि विकास के साथ हर जगह हो रहा है, वो विकसित हो गया। अब मॉल खड़े हैं वहाँ पे, बिल्डिंगें बन गई हैं वहाँ पे। अब इरफान भी वहाँ नहीं रहते थे, बाद में वो दूसरी जगह। इरफान के साथ एक बड़ी ख़ास बात रही कि इरफान चाहते थे कि जब मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूँ या अपनी खिड़की से बाहर देखूँ तो मुझे दूसरी इमारत न दिखे, ये वो चाहते थे। मुझे खुला आकाश दिखे, समुद्र दिखे, पेड़ पौधे दिखे, हाँ, सामने कोई इमारत न दिखे। और इसके पीछे वजह जो भी रही हो, वजह हो सकता है कि ऐसे घरों में रहे हों जहाँ इस तरीके की सुविधाएं नहीं रही हों, ऐसा व्यू नहीं मिलता हो। आरंभिक दिनों का तो मुझे याद है कि उनका जो घर था वो एक कमरे का, जैसा कि सारे जब भी जो कैरियर शुरू करते हैं हम, तो उस समय जैसा होता है, एक कमरा, उसी में किचन है, उसी में सब कुछ है, उसी में बुक रैक भी रखा हुआ है, उसी में बिस्तर भी लगा हुआ है। तो ऐसा ही उनका भी कमरा था। और जहाँ अगर आप खाना बना रहे हैं तो दूसरे लोग अपनी खिड़कियों से आपको देख सकते हैं, तो ऐसा माहौल रहा होगा। और फिल्मों में आप देखें कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जिनकी ज़िंदगी में शुरू में ऐसी दिक्कतें रही हैं ना, वो बाद में उसको जब भी समर्थ हुए उन्होंने उसको फुलफिल किया। कुछ ने तो सिनेमा के पर्दे पर दिखाया, जैसे कि संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली की फिल्मों में जो आप एक भव्यता देखते हैं ना, वो भव्यता अपनी ज़िंदगी के आरंभिक दिनों की कमियों की भरपाई है। जहाँ उनको इतना स्पेस नहीं मिलता था कि वे नृत्य कर सकें, नाच सकें, डांस कर सकें, कमरे में इतनी जगह नहीं थी। तो अब उसकी भरपाई कैसे होती है? अब तो पूरा मतलब डांस ग्रुप आप बिठा दे तो वो भी डांस करके चला जाए, इतना स्पेस होता है। पर्दे, लंबे लंबे पर्दे लहरा रहे होते हैं और
फानूस लगा रहता है और तमाम चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जी बिल्कुल। और एक इंसिडेंट है जो शायद मतलब बहुत संक्षिप्त में बात हुई है कि एक प्रदर्शनी थी आपकी बेटी की, और उसमें इरफान का अचानक से पहुंच जाना, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या किस्सा था वो? नहीं, जैसा कि वो पूछा करते थे कि कब का बेटियों के साथ क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं, तो मेरी बेटी बड़ी वाली जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ी हुई है और उसका पहला एग्जीबिशन था लाइफ का। तो किसी भी कलाकार की ज़िंदगी में उसका खास महत्व होता है। तो मैंने बताया कि ऐसा हो रहा है और मेरे मन में भी इच्छा थी कि एक बार इरफान चलते तो शायद उसको प्रोत्साहन मिलता और गैलरी वालों को भी अच्छा लगता। तो मैंने ऐसे ही चलते फिरते बात कह दी थी कि क्या आप चलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। तो इरफान ने आगे से खुल के कहा कि बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी आप बताइएगा भैया कब जलना है हमें। और वो तारीख तय हुई और यही हुआ था कि तब वे मड में रहते थे। उन्होंने कहा था कि मैं मड से आऊँगा गाड़ी लेकर के, मैं फ़ोन कर दूँगा आपको, आप एक ख़ास जगह पे मिल लीजिएगा, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। हाँ, एक हिदायत उन्होंने दी थी कि किसी मीडिया वाले को मत बताइएगा, कोई फोटोग्राफर नहीं आए, मैं इवेंट नहीं बनाना चाहता इसको, मैं चाहता हूँ कि वो प्रदर्शनी देखूँ मैं और प्रोत्साहन वाला भी भाव उनके अंदर नहीं था। मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ये भाव था उनका। और सचमुच में पहुँचे और हमें या बेटी को जो खुशी हुई वो तो हुई ही। जिस गैलरी में वो लगा हुआ था, गैलरी के मालकिन इतनी प्रभावित हुई कि ऐसा क्या है तुम्हारी पेंटिंग में कि इरफान देखने आए उसको। अब ये उनको क्या बताते हम और कैसे पूरे संबंधों का जो समीकरण था, लेकिन वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही मार्मिक और हार्दिक बात है और हमेशा याद रहेगा वो। बिल्कुल। और इस किताब में जैसे मैं पढ़ रहा था कि इसको 2 पार्ट में आपने डिवाइड किया है। पहले पार्ट में आपने लिखा है इरफान के बारे में, दूसरे पार्ट में कुछ और लोग हैं जो इरफान के बारे में क्या सोचते हैं, उनके छोटे छोटे नोट्स हैं जो आपने पब्लिश किए हैं। इसमें मतलब हो सकता है ये बातचीत पहले ना हुई हो, इरफान को चाहने, इरफान को पसंद करने वाले लोग तो बहुत थे और लगभग सभी लोग इरफान की बड़ाई ही करते हैं कि अच्छा, मतलब ऑब्वियसली वो एक अच्छे एक्टर थे। जितनी भी फिल्में उनके जरिए आई वो सब सराहनीय हैं और लोगों ने सराही हैं। आपने कभी उनके साथ रहते हुए कुछ ऐसे लोगों को भी देखा या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे जहाँ पे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया हो? हाँ बिल्कुल, अभी भी हैं। अभी भी जैसे मैं जब ये काम कर रहा हूँ या आगे भी अभी इरफान पर काम कर रहा हूँ मैं, और लोगों को पता चलता है तो कहते हैं क्या ज़रूरत है यार। एक ने तो यहाँ तक कहा कि आप मुझे उनकी 5 फिल्में बताइए जिसको हम देख सकते हो। जब मैंने 5 फिल्मों के नाम बताए थे, कह नहीं इस फिल्म में कोई ख़ास बात नहीं थी। तो अब ये सोचने की बात है। मतलब आप अभी उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ कि मैं प्यासा का जिक्र करूँ कि गुरुदत्त की श्रेष्ठ फिल्म है, मैं मान लीजिए कहता हूँ, आप कहें नहीं बकवास फिल्म है, वो उदासी है उसमें, हीरो परेशान रहता है, अवसाद, फिल्म देखने के बाद आप खिन्न हो जाते हैं। ऐसी कोई फिल्म होनी चाहिए? फिल्म तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना, मनोरंजन होना चाहिए, ऐसा भी कोई कह सकता है। तो ये अपनी अपनी सोच है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा किसी का, बड़े निर्देशक हैं, वो परिचित निर्देशक हैं, बहुत बड़े तो नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इरफान में कोई ख़ास बात नहीं दिखती थी। उन्होंने एक आध कंटेम्प्रेरी NSD से ही निकले बच्चों का नाम लिया, लड़कों का नाम लिया, और बताया कि वो भी उतने ही प्रतिभाशाली थे। और इरफान के साथ उन्होंने ये जोड़ा कि उनके साथ संयोग कुछ ऐसे बन गए, हाँ, वो उनका लक कहिए या वो सही समय पर सही जगह पहुंच गए, इसलिए वो हॉलीवुड तक चले गया, उनका इतना बड़ा नाम हो गया। कहने का तात्पर्य कि वे उनके कद को छोटा करना चाह रहे थे और बता रहे थे कि वे उन तमाम अपने ग्रुप या अपने बैच के दूसरे लड़कों की तरह ही टैलेंटेड थे, बस उनको मौके बड़े मिल गए। अब ये मौके बड़े, अगर आप किसी कलाकार की लाइफ में या किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति की लाइफ में जाएंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे, और मैंने कई बार किसी संदर्भ में दूसरे लोगों को लेके भी ये बातें की हैं। मैं यहाँ शाहरुख खान का उदाहरण देना चाहूँगा। शाहरुख खान जब फिल्मों में आए तो उनको जो मौके मिले, मेरा अपना अध्ययन है कि उनको जब भी जो मौका मिला उनको पिछली फिल्म से थोड़ा बड़ा मौका मिला। हाँ, लेकिन शाहरुख खान ने फिल्म करते समय और उसके बाद ये साबित किया
कि मैं तो इसके काबिल था ही। अपनी टैलेंट से, अपनी मेहनत से उन्होंने साबित किया। जबकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही कई ऐसे कलाकारों को आप देखेंगे जिनको बड़े मौके मिले, लेकिन उन्होंने उन मौक़ों के हिसाब से खुद को छोटा साबित किया। ये हमें दिखने लगा कि यार इसको ऐसे ही दे दिया गया मौका है, ये तो कर ही नहीं पाया, ये इसके लायक था ही नहीं। और उसका नतीजा ये निकला कि उनको अगली फिल्म फिर नहीं मिली। एक कैरियर उफान पे आया और फिर वो बुझ गया। ऐसे बहुत सारे अभिनेता मिल जाएंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कि 2 साल खूब चले, 5 फिल्में खूब हिट हुई, पर गायब हो गए। कलाकार का सही मूल्यांकन अगर हम बाहर से करना चाहते हैं तो उसको देखिए कि उसकी जर्नी में कोई ग्रोथ है क्या। ऊंचाई नीचाई भी आ सकती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उन उतारों के बावजूद जो उतराई होती है उसके बाद भी वो धीरे से फिर ऊपर चढ़ रहा है क्या। इरफान में हम देखते हैं कि आखिरी फिल्मों में आकर के इरफान एक ऐसी बुलंद जगह पर पहुंचते हैं जैसी फिल्में वे करना चाहते थे या जिस तरीके का अभिनेता वे थे। और जाहिर सी बात है वे पॉपुलर कैटेगरी के अभिनेता नहीं थे जो दूसरे हम एक्टर्स को देखते हैं, लेकिन अपनी खासियत वाली चीज़ें उन्होंने पैदा कर ली थी और वैसी फिल्में उनको मिल रही थी और जो सफल भी हो रही थी। मतलब हिंदी मीडियम ने 100 करोड़ का कारोबार किया था। ये छोटी बात नहीं है। और कोई कन्वेंशनल हीरो नहीं था, न गाना गा रहा था, न डांस कर रहा था। एक अपनी बच्चे के एडमिशन को लेकर परेशान है, उसको कैसे अंग्रेजी मीडियम में डाल दे और क्या करे, यही सारी कहानी थी। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से चूँकि आप उस परिवार से भी काफ़ी नज़दीक से जुड़े हैं, तो बाबिल भी फिल्मों में एंट्री कर चुके हैं। बाबिल में शायद आपकी रिसेंटली डिस्कशंस भी हुए किताब को लेके, शायद मैंने भी फोटोज़ देखे। जी। तो आप बाबिल को किस तरीके से देखते हैं? वो क्या इरफान का जो ऑरा था, इरफान का जो एक्टिंग वाला ऑरा था, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं या फिर कुछ अलग डायरेक्शन में उनका कुछ विजन है, कुछ दूसरा कुछ करना चाह रहे हैं? नहीं, बाबिल तो अभी फ़िलहाल अभिनय ही कर रहे हैं और बाबिल स्वयं इस चीज़ को जानते हैं। और वो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जब किसी ने पूछा उनसे कि आपके बाबा कहते थे वो, आपके बाबा तो इतने टैलेंटेड रहे, क्या आप ऐसा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही बाबिल ने कि बाबा अपना सारा टैलेंट लेके चले गए। बाबा का टैलेंट बाबा के साथ गया। अब मुझे जो उन्होंने किया या दूसरे लोगों ने किया उससे सीखना है और मुझे खुद के लिए अपनी एक जगह बनानी है। तो होता भी यही है। मैं आपके भाई, आपके पिता, आपका कोई मित्र बहुत ही प्रतिभाशाली हो, उससे आप नहीं प्रतिभाशाली हो जाते। हाँ, विरासत में प्रतिभा नहीं मिलती है। हाँ, विरासत में सुविधाएं मिल सकती हैं, प्रतिभा नहीं मिलती है, आपको खुद साबित करना पड़ता है। तो बाबिल लगे हुए हैं और वो कला जैसी पहली फिल्म में आए वो, और वहाँ लोगों ने देखा, पहचाना और स्वीकार किया कि है, छटा तो है इनमें, थोड़ी सी है। और हो सकता है अनुभव से और अभ्यास से लगातार आगे बढ़ता जाए, मजबूत हो। हाँ, एक फ़ायदा जो बाबिल को मिल रहा है वो जाहिर सी बात है इरफान का बेटा होने का फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा, इरफान की झलक बाबिल में है थोड़ी सी, और बाबिल इरफान से शायद लंबे हैं थोड़े। अच्छा। हाँ, तो वो भी है। और इरफान के जो आरंभिक दिन थे ना, वो वाले इरफान अभी बाबिल में दिखाई पड़ते हैं, थोड़े पतले दुबले लंबे छरहरे वैसा वाला। लेकिन जाहिर है ये आज के बच्चे हैं, जेनजी वाले हैं, तो थोड़ी सी अलग इनकी अप्रोच है सब चीज़ को लेकर। आपने बहुत अच्छी बात की कि विरासत में सुविधाएं मिल सकती हैं, विरासत में कोई प्रतिभा नहीं मिल सकती है। सोचने वाली बात है। जो लोग मतलब पीछे एक अच्छे परिवार, अच्छी सुविधाओं के बावजूद भी मेहनत नहीं करते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अभी हम जैसे बातचीत कर रहे थे कि इसके और भी भाषाओं में ट्रांसलेशंस आ रहे हैं, इस किताब को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसी कहानी है जो लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। अलग अलग जो भी, या तो जियोग्राफी के जो बैरियर्स हैं वो क्रॉस करके जाए, एरिया के बैरियर से वो क्रॉस करके जाए, लैंग्वेज के बैरियर से वो क्रॉस करके जाए, जिस लैंग्वेज में लोग अडॉप्ट कर पाए कहानी पहुंचनी चाहिए। आपको कैसा लग रहा है जब और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होती है किताब? आपने हिंदी में लिखी और जैसे बताया आपने उर्दू में पहुंच चुकी है, पंजाबी में भी किताब आ चुकी है, और किन भाषाओं में तो आने वाली है, क्या प्लान है किताब का?
और साथ में अब इरफान के बाद नेक्स्ट कौन? ये बहुत अच्छी बात है कि जब ये किताब पहले ई बुक में आई थी, नीलाभ श्रीवास्तव जो नॉटनल चलाते हैं, उन्होंने 2 किताबें मैंने की थी। एक तो यही थी कि इरफान और कुछ पन्ने कोरे रह गए, इसी टाइटल से। दूसरी किताब का टाइटल था इरफानियत। तो इस पुस्तक का दूसरा हिस्सा जो है, जहाँ पे दूसरे लोगों के संस्मरण हैं, वो सारी चीज़ें इरफानियत में छपी थी और पहले वाले में मेरी सारी रचनाएं थी। बाद में जब किताब आने लगी और सरस्वती बुक्स के आकाश माहेश्वरी ने इसमें रुचि दिखाई, तो मैंने कहा कि हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं और एक अच्छी खासी किताब हो जाएगी ये फिर। तो वो भी राजी हो गए और उसके बाद आया। और मैं अपने सहयोगी तमाम लेखकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सहयोग से यह किताब बहुत ही अच्छी बनी है और अलग अलग कोणों से आप देख सकते हैं इसमें इरफान को। वो दूसरी छवियाँ भी जो मैं नहीं जानता था या आम दर्शक नहीं जानते, जैसे इसमें मैंने एक ही शर्त रखी थी या सोचा था कि इसमें उन्हीं लोगों को शामिल करूंगा जो इरफान की ज़िंदगी में शामिल रहे हैं जीते जी। मैं फैंस को नहीं लाना चाहता था, हाँ, और वैसे लोगों को नहीं लाना चाहता जो जिनका इरफान से कोई संसर्ग नहीं रहा है। तो इसमें पत्रकार भी हैं, तो वैसे पत्रकार हैं जो इरफान के साथ इंटरव्यू करते रहे, मिलते रहे, बात करते रहे। उनके एक आध सहयोगी कलाकार हैं, उनके एक आध सहयोगी निर्देशक हैं, उनके क्लासमेट्स हैं, उनके क्लासमेट उनके बचपन के दोस्त हैं, जो स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में उनके साथ पढ़ते थे, वैसे लोग हैं। और उनके गुरु हैं रवि चतुर्वेदी जी, जिनका मैं बार बार उल्लेख करता हूँ। तो रवि चतुर्वेदी जी ने इरफान के बारे में क्या बातें की हैं, इसमें 2-3 लेख बहुत। गजेंद्र सिंह भाटी का एक बहुत लंबा लेख है इसमें, अच्छा लेख है। उन्होंने राजस्थान के संदर्भ में इरफान को समझने की कोशिश की है। हाँ, तो आप इरफान की फिल्में देखें, जो उनकी यादगार फिल्में हैं ना, उसमें राजस्थान है। चाहे वो वॉरियर हो या सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन हो या और भी, उसमें भी राजस्थान है। तो वो एक उन्होंने उस तरीके से अध्ययन किया, और चूँकि बहुत अच्छे अध्येता और रिसर्चर हैं गजेंद्र सिंह भाटी, और उनके लेखन का मैं भी मुरीद रहा हूँ अभी भी। तो उनका लेख है। अशोक लोखंडे का लेख, जो उनके क्लासमेट हैं। अमूमन क्लासमेट और क्लासमेट के बीच में ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, और ख़ास करके एक क्लासमेट अगर बहुत ऊपर आ गया हो तो दूसरा बहुत अच्छी बातें नहीं करता उसके बारे में। लेकिन अशोक लोखंडे ने जिस ढंग से क्लास के दिनों को याद करके, पढ़ाई के एनएसडी के दिनों को याद करके उनकी विशिष्टता जाहिर की है, वो अपने आप में अप्रतिम है, मतलब उदाहरणीय है। तो मैं तो यही चाहूँगा, जो इन लोगों ने अभी तक किताब नहीं पढ़ी है वे जरूर पढ़ें। रही दूसरी भाषाओं में आने की बात, तो पंजाबी और उर्दू में तो आ ही चुका है ये। अब ये गुजराती में आ रहा है और अंग्रेज़ी में आ रहा है। बहुत डिमांड है लोगों की कि किताब अंग्रेज़ी में आनी चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है हमारे और हमारे पाठकों का कि जब चीज़ें अंग्रेज़ी में आती हैं तभी माना जाता है कि वो श्रेष्ठ है और योग्य है। हाँ, लेकिन मुझे तो इस किताब की तारीफ़ हिंदी में ही इतनी मिल चुकी है कि अंग्रेज़ी मेरे लिए एक और भाषा है और एक और पाठक वर्ग है, होना चाहिए। और मेरी इच्छा है कि ये मराठी और बंगाली में भी आए। देखता हूँ कब क्या स्कीम बनती है, योजना बनती है। रही बात आगे की किताबों की, तो 2-3 योजनाएं हैं मेरी किताबों को लेकर के। एक तो अमिताभ बच्चन पर इसी शैली में वो किताब आएगी। फिर एक किताब आ रही है जो लेखकों के संस्मरणों का संग्रह है, जिसमें सिनेमा से जो आपकी मोहब्बत होती है ना, उसको उन्होंने जाहिर किया है। उसमें बड़े नाम हैं। जब मैंने किताब वो की थी 15 साल पहले, तब तो वे सारे इतने बड़े नाम नहीं थे। अभी वो 15 सालों सबके सब बड़े नाम हो गए हैं। उन सभी के लेख हैं उसमें, जहाँ संस्मरण है। उसका नाम है सिनेमा बस सिनेमा। सिनेमा बस सिनेमा, हाँ। तो सिर्फ सिनेमा वाली बातें हैं। तो वो किताब आएगी। और भी 1-2 योजनाएं हैं, अभी पाइपलाइन में है। कहते हैं ना कि आप ज़्यादा शेयर ना किया करें, नहीं तो चीज़ें रह जाती हैं बीच में।
जी जी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद किताब के बारे में बात करने के लिए, किताब के जो अनछुए पल चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई वो बताने के लिए और साझा करने के लिए। आपकी जो आगे आने वाली किताबें उनका जितने भी दर्शक हैं हम लोगों में सबको इंतज़ार रहेगा, और जैसे ही किताबें आती हैं सभी लोग पढ़ें। मेरे हिसाब से जो लेखक के लिए वापस से प्रोत्साहन होता है वो किताबों को पढ़कर उसका फीडबैक, वो अच्छा है बुरा है वो सेकेंडरी, लेकिन फीडबैक राइटर तक पहुंचाना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है कि जितने लोग भी किताबें पढ़ते हैं किताबों का रिव्यू जरूर करें, जिस भी चैनल पे कर सकते हैं, जहाँ से भी खरीदते हैं, या डायरेक्टली अगर राइटर से बात होती है, ऑथर से बात होती है तो उस तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद ये बातचीत देखने के लिए।